हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी में आपका फोर्थ टर्म में एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि फर्स्ट पेपर है, जिसकी फर्स्ट यूनिट यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका बेसिक प्रिंसिपल्स इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो है ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, मैटर और लाइट के बीच के इंट्रैक्शन की, यानी कि जो मैटर सॉलिड लिक्विड है उसका हम लाइट से इंट्रैक्शन के बारे में अध्ययन जो करते हैं वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है EMR। तो दूसरी डेफिनेशन ये हो जाती है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, यानी कि ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर जिसको हम लाइट भी बोलते हैं उसका अध्ययन मैटर के साथ करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं ये डिस्क्रीट पैकेज होते हैं एनर्जी के, यानी कि एनर्जी के एक पैकेज फॉर्म में होते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो फोटॉन्स जो होते हैं ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और ऑसिलेटिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से को कंसिस्ट करते हैं, दोनों से को बने होते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पे होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सोर्स है इससे हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो लाइट है, जब ये प्रोपोगेट करेगी मींस आगे की ओर बढ़ेगी, तो क्या है यहाँ पे जो पर्पल कलर से ये जो इंडिगो या वॉयलेट कलर है इससे आप जो देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, और जो ग्रीन कलर से इसमें बनाया गया है इसको, ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों का आपस में रिलेशन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के क्या है 90 एंगल पे, यानी कि ये देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना है 90 डिग्री का। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये ऑसिलेटिंग फील्ड जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि फोटोन की है, ये एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री एंगल पे है या फिर परपेंडिकुलर होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है पढ़ने से पहले हमको कुछ जो है टर्म्स है वो पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनको की बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में जब हम अरेंज करते हैं तो हमको एक टेबल या एक रेडिएशंस की पूरी डेटा मिलता है जिसको हम EMR के नाम से जानते हैं। तो उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी जिसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, और लेमडा जिसको कि तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडिएशंस होते हैं जो कि 1 टाइम सेकेंड्स में ऑसिलेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने नंबर ऑफ टाइम्स में रेडिएशन ऑसिलेट करेंगे कितने सेकेंड्स में, पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है ये हर्ट्ज होती है, और एक हर्ट्ज जो होता है ये 1 साइकिल पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार यूनिट्स पूछ ली जाती हैं। दूसरा टर्म जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, कहीं भी लैम्डा लिखा है तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो डिफाइन कर रहे हैं वो लैम्डा के टर्म्स में या वेवलेंथ के टर्म्स में कर रहे हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, ये होता है 2 नियरेस्ट पार्ट ऑफ द वेव्स इन द सेम फेज, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दी 2 नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ्स। तो इसको हम नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें आप इसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ये जो वेव्स हैं ये आपके इस तरीके से ऊपर नीचे जा रही हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो फोटोन है ये प्रोपोगेट कर रहा है। तो जो सेम फेज वाली चीज से मतलब है वो मतलब है कि जब हम ऊपर वाले दोनों इनके बीच का जो डिस्टेंस देखेंगे तो ये कहलाएगा लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। इसी तरीके से अगर हम नीचे इन दोनों के बीच का बोलेंगे तो ये भी वेवलेंथ होगा, बट ये सेम फेज के, इधर के सेम फेज के होगा, ये अपोजिट सेम फेज के। तो रिलेशनशिप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या होती है, C इक्वल टू होता है म्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे जब हम एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो एनर्जी हमको पता है hv होती है, ठीक है, v जहाँ पे वेलोसिटी होती है और आपका जो है h जो है ये प्लांक कांस्टेंट होता है। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिल जाएगा hc ऑब्लिक लैम्डा। तो आप इस रिलेशन से ये देख सकते हैं कि एनर्जी जो है किसी भी रेडिएशन की वो किसके रेसिप्रोकल है, लैम्डा के, और किसके आपके जो है प्रोपोर्शनल है, वो क्या है फ्रीक्वेंसी के। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की
अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि हम वो इस रिलेशन से देखेंगे। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर जो वेवलेंथ है वो कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपस में अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। अब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का टेबल जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वर्ड जो हम यूज करते हैं जब हम ईएमआर यानी कि रेडिएशंस को, डिफरेंट प्रकार के जो रेडिएशंस हैं, कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं, रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव होता है, विजिबल होता है, यूवी होता है, आईआर होता है, एक्स रेस होते हैं और गामा रेस होते हैं। इन डिफरेंट प्रकार के रेडिएशंस को जब हम बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में अरेंज करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स आप देख रहे हो, एक एनर्जी लिखा है, एक फ्रीक्वेंसी लिखा है और एक वेवलेंथ लिखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की एज यूजुअल जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको कि हर्ट्ज में इसको यूनिट इसकी होती है। एनर्जी की आपको पता है किलो कैलोरी में होती है। ठीक है, वेवलेंथ को हम 3 टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, एक नैनोमीटर के टर्म्स में, एक सेंटीमीटर के टर्म्स में और एक मीटर्स के टर्म में, जिसमें इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि यूवी रेंज की सेंटीमीटर में क्या वेवलेंथ होगी या फिर नैनोमीटर में क्या होनी चाहिए, तो वो आप इस टेबल से इसको देख सकते हैं। तो जब हम राइट, ये हमारा राइट साइड है, इससे हम लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट में राइट कॉर्नर पे रखा है वो रखा है हमने रेडियो वेव। रेडियो वेव की अगर आप वेवलेंथ देखें जो कि मीटर में है तो 10 है, अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 10 की पावर 3 है, और नैनोमीटर में देखें तो 10 की पावर 9 है, जो कि पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है किसकी, रेडियो वेव की। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जो सबसे लास्ट कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में रखा है गामा रेस, गामा रेस की अगर हम वेवलेंथ देखें तो ये 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -11 और 10 की पावर -13। क्योंकि माइनस में, इसका मतलब कि इनकी जो वेवलेंथ है कौन सी, इसकी रेडिएशन की, गामा रेडिएशन की, ये सबसे कम है। अब अगर हम एनर्जी के टर्म्स में देखें तो गामा रेस की एनर्जी जो है 10 की पावर 8 है, जो कि पॉजिटिव में है, और जबकि हम रेडियो वेव्स की देखें तो 10 की पावर -6 है, जो कि माइनस में है। इसका मतलब एनर्जी जो है रेडियो वेव्स की सबसे कम है और जो एनर्जी है वो गामा वेव्स की सबसे ज्यादा, गामा रेडिएशंस की। इसी तरीके से जो हम यूवी विजुअल रेडिएशंस की अगर बात करें, यूवी विजुअल की, तो यूवी रेडिएशन जो है इनकी जो एनर्जी होती है ये कंपैरेटिव टू विजुअल रेडिएशन ज्यादा होती है, और आईआर की जो होती है वो विजुअल से कम होती है। इसी तरीके से माइक्रोवेव जो होते हैं इनकी वेवलेंथ जो होती है आईआर से ज्यादा और एनर्जी आईआर से कम होती है। तो इस टेबल से आप, इस स्पेक्ट्रम से आप डिफरेंट रेडिएशंस की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार के रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। क्योंकि रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में यूज होती हैं तो ये हार्मफुल नहीं होती है, इसको इस तरीके से याद रखना। इसकी एनर्जी हमेशा कम होगी क्योंकि संचार माध्यम में, मोबाइल्स में, कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। एक्सरेस एज यूजुअल आपको पता है कि डॉक्टर्स एक्सरे तभी कहते हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज आप देख रहे हो इनकी एनर्जी जो है ना गामा रेस के जस्ट पहले, यानी कि ये भी काफी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होते हैं जो हमारे बॉडी टिश्यूज को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से गामा रेडिएशन भी बहुत हार्मफुल होते हैं। क्यों? तो इसको हमको ऐसे ही याद रखना है कि जो रेडिएशन हार्मफुल हैं वो डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी के होंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के होंगे, और उसके ही अकॉर्डिंग उनकी वेवलेंथ जो है उतनी ही कम होगी। इसी प्रकार से अगर माइक्रोवेव रेडिएशंस की आप बात करें तो माइक्रोवेव सबको पता है डोमेस्टिक पर्पज से कुकिंग में यूज होता है, तो माइक्रोवेव का रेडिएशन जो है उतना हार्मफुल नहीं होगा, यानी कि इसका एनर्जी कम होगा और वेवलेंथ ज्यादा होगा। इसी प्रकार से आईआर का और विजुअल और यूवी का भी हम याद रख सकते हैं। ये डायग्राम जो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। जो व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 प्रकार के कलर्स में डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट होता है, जिसको विब्रो बोलते हैं। इसमें हर जो कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो यूवी विजुअल वाले की वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर होती है, रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा है। तो रेड वाला जो वेवलेंथ जिसकी ज्यादा है इसकी यानी कि एनर्जी जो है उतनी ही कम होगी। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी जो है वो हाई होगी, यानी कि एनर्जी के टर्म्स में यूवी रेडिएशन जो है वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं। तो अगर यूवी रेडिएशन की एनर्जी बोली जाए तो ये ज्यादा होगी किससे, आपके विजुअल वाले से। तो ये हमको
ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि किस रेडिएशन का फोटोन, विजुअल रेडिएशन का फोटोन हाईली एनर्जेटिक होगा कि यूवी रेडिएशन का, तो हमारा आंसर होगा यूवी रेडिएशन। अब प्रिंसिपल क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का? प्रिंसिपल जो है बेस्ड है ये स्पेक्ट्रम जो कि हम सैंपल का निकालते हैं, ये कोई एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है जो कि डिफरेंट एटम से बने होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेसिकली एक ग्राफ होता है, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना ग्राफ चार्ट में मैथ्स में, सेम वैसे ही ग्राफ होता है जो किन दो चीजों के बीच में प्लॉट होकर हमको मिलता है। एक तो इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशन, किसके द्वारा? सैंपल के द्वारा। जब हम किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई सैंपल ही एनालाइज कर रहे हैं तो सैंपल के द्वारा कितनी इंटेंसिटी यानी कि कितनी तीव्रता का रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया या फिर उसने इमिट किया, उसको हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म्स में जब हम प्लॉट करते हैं उस ग्राफ पे, यानी कि यहाँ पे आपका एक या तो लैम्डा मैक्स होगा, लैम्डा होगा या फ्रीक्वेंसी होगा, और इधर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा या फिर इमिशन होगा। ठीक है, इसके टर्म्स में जो हमको प्लॉट मिलेगा वो हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होगा तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होती है रेडिएशन की, और वेवलेंथ के टर्म्स में होगा तो वेवलेंथ कम, इसका रेसिप्रोकल। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मतलब है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो यूज किया जाता है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मींस कि उस स्पेसिफिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे एनालाइज कंपाउंड का स्पेक्ट्रम डिलीवर करता है या उसको जनरेट करता है, जिसके द्वारा हम उसका स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है, एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी कंपाउंड पर डालेंगे तो वो क्या होगा? कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को वो उसमें से पास होने देगा। तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो यूवी विजुअल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये उदाहरण है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यूवी रेंज हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि 200 से, कुछ बुक में आपको 200 से 400 नैनोमीटर मिलेगा। विजुअल आपका 400 से 800 होता है, लेकिन अगर कहीं पे भी यूवी और विजुअल ये आपका क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव में कि यूवी विजुअल की रेंज क्या है, तब आपका आंसर हो जाएगा 200 से 800 नैनोमीटर। लेकिन अगर वो केवल यूवी पूछ रहे हैं तो आपका हो जाएगा 200 से 400, और अगर विजुअल पूछ रहे हैं तो वो हो जाएगा 400 से 800 नैनोमीटर। ठीक है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका होता है 0.76 से 15 माइक्रोमीटर, जो सेकेंड यूनिट में आपका है। इसके बाद दूसरा प्रकार जो होता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन मतलब उत्सर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो भी कंपाउंड है वो अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी का उदाहरण है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या होता है, जो हमारा मैटर है यानी कि जो भी हम मॉलिक्यूल एटम जो भी ले रहे हैं स्टडी के लिए, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे हमको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट लेवल बोलते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से मतलब होता है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन देते हैं, एनर्जी का जो पैकेट होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट एनर्जी लेवल में होते हैं वो क्या होते हैं? एक्साइट करके उससे ऊपर वाले अपर वाले जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता है उसमें, यानी ये E0 है, E0 मतलब ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इस पे डाला, इसने इसको एब्जॉर्ब किया, और E1 जो एनर्जी लेवल है इससे नेक्स्ट वाला उस पे जाके ये एक्साइट हो जाता है। क्योंकि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का अध्ययन करते हैं, इस कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसका एक नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर कहीं भी पूछा जाता है तो उसका जवाब होगा कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे एक्साइटेशन को मेजर करते हैं। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब करता है तो इसमें क्या होता है? 3 प्रकार की एनर्जी के लेवल होते हैं, एक वाइब्रेशनल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, तीसरा रोटेशनल होता है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे जो एक्साइटेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल से कम होता है, और इस प्रकार का जो एक्साइटेशन है वो हम किस में अध्ययन करेंगे? जो सेकेंड यूनिट है आईआर रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल। रोटेशनल एनर्जी लेवल जो होता है ये माइक्रोवेव रेडिएशन में, जो माइक्रोवेव वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें हम इसका करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में रोटेशनल जो
आपका एक्साइटेशन है वो सबसे कम एनर्जी का है, उससे ज्यादा एनर्जी का वाइब्रेशनल है, उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी का जो है इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। वाइब्रेशनल मतलब क्या है कि जब हम मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन के लिए उससे कम एनर्जी देनी होती है। और रोटेशन क्या होता है, अपनी ही एक्सेस को रोटेट करना। तो रोटेशन ऑब्वियस सी बात है कि सबसे कम एनर्जी का जो रेडिएशन होगा, वाइब्रेशनल उससे ज्यादा एनर्जी का होगा, सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमको ज्यादा एनर्जी देनी होगी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे एक्साइट होने के लिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जब हम एनर्जी का लेवल अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाला सबसे ज्यादा, फिर वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला यूज होता है यूवी विजिबल में, वाइब्रेशनल वाला यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आईआर में, और रोटेशनल यूज होता है माइक्रोवेव एनर्जी वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब आ जाते हैं हम लैम्बर्ट्स पियर्स लॉ पे। ये बेसिकली जो है लैम्बर्ट्स पियर्स लॉ जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। तो लैम्बर्ट्स पियर्स लॉ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसको आपको पढ़ लीजिएगा एग्जाम के हिसाब से। ये जो है इसमें ये लैम्बर्ट्स लॉ ये कहता है कि जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को किसी सोल्यूशन से पास करते हैं जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने उसको दिया, तो जो उसकी डेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, सपोज हमने उसको 100% रेडिएशन दिया है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वापस एब्जॉर्ब करने के बाद वो कुछ कम होगी। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंस लाइट। तो ये कहलाता है लैम्बर्ट्स लॉ। इसी तरीके से बियर्ड्स लॉ जो है बनाया गया है। बियर्ड्स लॉ में क्या होता है, बियर्ड्स लॉ ये कहता है कि जब हम मोनोक्रोमैटिक लाइट को किसी भी सैंपल एनालाइज सैंपल जो कर रहे हैं उस पर डालते हैं, तो जो इंटेंसिटी रेडिएशन की होती है वो उसके सोल्यूशन की थिकनेस के साथ साथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ दी सोल्यूशन जो है। कंसंट्रेशन मतलब कि कितना हमने सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लिया है, 1 मिलीग्राम पर ml बनाया है, 2 मिलीग्राम बनाया, 1 माइक्रोग्राम पर ml बनाया है, 2 माइक्रोग्राम पर ml बनाया है, तो उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। ये बियर्ड्स लॉ कहलाता है। जब इन दो लॉस को हम मिला देते हैं तो हमको मिलता है लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ। तो इस यूनिट से बेसिक्स वाले में आपको लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मींस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या क्या मेजर कर सकते हो। किसी भी कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अगर हमें देखना हो, यानी कि कोई भी दो हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिनमें एक में कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा और एक में कॉन्जुगेशन इंटरप्टेड है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसको हम किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा एनालाइज करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे जैसे कॉन्जुगेशन अगर किसी कंपाउंड में बढ़ता है, जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यूवी रेंज से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, विजिबल रेंज की ओर। यानी कि अगर ए कंपाउंड और बी कंपाउंड, दो कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, ए जो है हमारा मोर कॉन्जुगेटेड है, सपोज हम मान लेते हैं कि ए इज मोर कॉन्जुगेटेड और बी इज लेस कॉन्जुगेटेड, ठीक है। और जब हम दोनों का स्पेक्ट्रा लेंगे तो जो मोर कॉन्जुगेटेड है इसका जो लैम्डा मैक्स आएगा वो क्या होगा, हाई होगा, दूसरा ये किधर होगा, विजिबल रेंज की ओर होगा, ठीक है। और जो बी वाला कंपाउंड है, क्योंकि ये नॉन कॉन्जुगेटेड है या लेस कॉन्जुगेटेड है, इस कारण से इसका जो लैम्डा आएगी यानी वेवलेंथ आएगी, ये जो होगी ये ज्यादा होगी, ये जो है होगी ज्यादा होगी। सपोज उदाहरण के तौर पे अगर ए वाला मोर कॉन्जुगेटेड है तो इसमें जो ए वाला है, ए वाले की अगर लैम्डा मैक्स मान लो 500 आ रही है, ठीक है, नैनोमीटर, तो जो बी वाला है इसकी होगी आपकी 400 नैनोमीटर। क्यों होगी कम, क्योंकि बी वाला जो है ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। जैसे जैसे हम कॉन्जुगेशन बढ़ाएंगे किसी भी कंपाउंड में, हमारे कंपाउंड का जो लैम्डा है वेवलेंथ शिफ्ट होता जाएगा विजुअल रेंज की ओर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैरोटीन, जो कि गाजर है। गाजर में क्या होता है, जो ऑरेंज कलर होता है वो 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के कारण होता है। तो ये इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो भी आगे के इसमें टाइप्स ऑफ